प्रधानमंत्री की कुर्सी से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन मिलते हैं क्या? सबसे मेजर बदलाव ये हुआ है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। आप भी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, एमएस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। अब आप छात्र संघ के चुनाव को अगर आप एबॉलिश कर देंगे तो भविष्य के लीडर किस तरह आएंगे? पीएम मोदी का भी पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि घुसपैठिया या उन्होंने मंगलसूत्र, इस तरीके के जो भी शब्द उन्होंने बोले थे। तो जब बड़े मंचों पर बड़े नेता जाते हैं, मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय स्टेज पे बयान कुछ और होते हैं। सूरत में जिस तरह से निर्विरोध चुनाव हो गया, उसके बाद इंदौर में भी यही हुआ। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। विपक्ष का आरोप है कि इसी तरीके से और भी जगहों पर चीजें हो सकती हैं आने वाले समय में। 400 पार जाने के लिए क्या ये जरूरी है कि विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो चुनाव से पहले पीछे हट जाए? क्षत्रिय समाज की एक नाराजगी है पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर। शीर्ष नेतृत्व ने काफी कोशिश की है कि क्षत्रिय समाज को मनाया जाए, उसके बावजूद भी नाराजगी कंटिन्यू दिख रही है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अभी हम वडोदरा में हैं। वडोदरा में हमने कई सारे वीडियो भी शूट किए हैं। इस समय राइट नाउ हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और हमारे साथ हैं हिमांग जोशी, डॉक्टर हिमांग जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के प्रत्याशी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा वही, अभी जो हमारी आपकी बात हो रही थी कि तिलक को लेकर भाई आए आपके साथ के जो हैं, तो वो एकदम आए तो आपने बोला नहीं रहने दीजिए। तो मेरा यही सवाल था कि तिलक क्या पार्टी की तरफ से कंपलसरी है लगाना? ये तिलक पार्टी नहीं लगाते हैं। तिलक हम जब लोक संपर्क के लिए निकलते हैं तो विविध सोसाइटी के जो मुख्य लोग हैं या कोई बहन दीकरी या माता है वो आके हमको तिलक लगाते हैं। और तिलक का मीनिंग ये होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा स्वागत सत्कार करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे इनको विजय तिलक बोलते हैं। तो विजय तिलक के तौर पे जब रूरल में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा बड़ा वाला तिलक करते हैं। यहाँ पे लोग ऐसा छोटा बिंदु तिलक करते हैं, पर इसको लोग मतलब विजय तिलक मानते हैं, इसलिए आशीर्वाद के रूप में तिलक करते हैं। अच्छा, पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आम प्रत्याशियों से अलग आपका मामला है, क्योंकि इस सीट पर 14 में मोदी जी लड़े थे, तो उसके बाद से सीट को इसी तरीके से पहचाना जाता है कि गुजरात में पीएम मोदी वाली सीट है ना। तो इस जिम्मेदारी को जब पार्टी ने आपको फ़ोन करके बताया कि यहाँ प्रत्याशी बदला है, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है कि हाँ अब आप प्रत्याशी बनने वाले? क्या फ़ोन आता है? क्या आपको कैसे पता लगा? फ़ोन नहीं आता है। फिर कैसे पता लगता है? मुझे एक न्यूज़ चैनल के द्वारा मुझे पता चला। मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी पे, और मुझे मेरे न्यूज़ चैनल के यहाँ के जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पापा का नाम से उन्होंने मुझे बुलाया, हिमांग योगेश चंद्र जोशी आप ही है? ऐसा मैं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे? मुझे लगा क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं। बोला हाँ क्यों भाई, आपका टिकट डिक्लेयर हुआ है। ऐसा करके फिर मैंने बुलेट साइड पे रखा और थोड़ा मैंने देखा कि सच में क्या है या मेरे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे सब ऐसा मजाक भी करते हैं। उस तरीके से मुझे पता चला कि मुझे मिला है। सो कम्युनिकेशन का ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन डायरेक्टली वहाँ से जब लिस्ट रिलीज़ होती है तभी होता है। वहाँ मतलब गांधीनगर से? दिल्ली से। हाँ, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा जब लिस्ट रिलीज़ होती है तभी हमको पता चलता है, और आधिकारिक फ़ोन आए उससे पहले मीडिया से पता चल जाता है। मतलब आधिकारिक फ़ोन आपके पास बाद में आया था। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन मिलते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन का तो मामला ऐसा है कि जब भी कोई भी चुनाव में हमें पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी का अपना एक कल्चर होता है और एक डिसिप्लिन होता है। एज अ कैंडिडेट हमें वो कल्चर और डिसिप्लिन को एडहर रह के हमें हमारा कैंपेन रन करना होता है। और पहले से ही अभी तक कार्यकर्ता के रूप में हम कई चुनाव लड़े हुए होते हैं, तो कुछ चीज़ें हमको पता होती है। हाँ, लोकसभा इतना जल्दी उम्र में मैं लड़ूंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। क्या उम्र है आपकी? 33 जी। तो ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने जल्दी मेरे लोकसभा में लड़ूंगा, क्योंकि आई वॉज अ वर्किंग पर्सन। मैं साथ में जॉब भी करता था US MNC में, और मेरा ऐसा प्लान था, हम लाइफ में कुछ गोल्स बनाते हैं ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, तो ऐसा प्लान था कि 45 के बाद आई विल कम्प्लीटली टेक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब एंड आई विल कम्प्लीटली डेडिकेट माई सेल्फ टू द सोसाइटी। बट दिस वॉज समथिंग अनप्लान्ड हैज़ कम टू माई वे।
अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, आपका टिकट आपको ऐसे नहीं मिला कि जब पहली बार में टिकट अनाउंसमेंट हुए, पहली बार में जो पूर्व सांसद हैं यहाँ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अभी जो सांसद थी, जो अभी हैं इस चुनाव के होने तक, रंजनबेन पटेल, तो रंजनबेन भट्ट, सॉरी, तो रंजनबेन भट्ट का टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा इस तरीके से, हालांकि मीडिया में उन्होंने यही बताया कि उनको एक सपना आया और जिसमें उनको ये पता लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया। लेकिन जब मैं आज दिन भर फील्ड में घूम रहा था, तो बाज़ार में था मैं और जगहों पर काफ़ी गया, तो लोगों ने यही बताया कि असल में पार्टी के अंदर बहुत नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं में, और लोगों को भी उनसे एक नाराज़गी थी कि काम उतना जितना अपेक्षित था उनसे उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस वजह से ये टिकट बदला गया। तो इसके पीछे की क्या कारण है कि उनका टिकट बदला गया, कि उन्होंने खुद वापस लिया, क्या? जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक बहन ने खुद ही अपने आप से अनिच्छा जाहिर की कि मुझे मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से चुनाव नहीं लड़ना है। और इसके आगे का पीछे का कारण इसलिए हमको नहीं पता, क्योंकि अगर आपको उसके पहले के 5 दिन या 7 दिन दिखेंगे तो पूरा पार्टी का सिस्टम तो उनके कैंपेन में लगा हुआ था। हर एक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे थे और वो सम्मेलन में भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे थे। अगर नाराज़गी होती तो सम्मेलन भी फ्लॉप होता, पर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी हो या लोगों में नाराज़गी हो या किसी ने ऐसा वो किया हो। और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अभूतपूर्व प्रतिशत उनको मिला। और जब मेरा चयन हुआ और मुझे जब प्रत्याशी घोषित किया गया, मैं उस दिन इतने सारे शुभेच्छक मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, तो रात को 12:30 बजे जब मैं कार्यालय से फ्री हुआ, सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात हुई है कि जो एक दूसरे को डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। अच्छा, जब आपको आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो आपकी उनसे बात तो हुई होगी, मनाने की कोशिश उन्होंने बताई पार्टी ने की कि नहीं आप लड़िए, या फिर पार्टी ने एक बार उनका फैसला कि जो उन्होंने सपने वाला रीज़न दिया, क्योंकि सपने वाला रीज़न बड़ा थोड़ा सा सुनने में अब्रप्ट सा लगा, ऐसा लगा कि पार्टी के अंदर थोड़ी सी नाराज़गी है या फिर पार्टी के अंदर उस चीज़ को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि पार्टी ने ऐसा कुछ दिखा नहीं बाहर कि कोई बहुत ज़्यादा कोशिश की हो कि उनको मनाने की, नहीं आप रुकिए लड़िए, बदल दिया पार्टी ने टिकट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मेरा कहीं शीर्ष नेतृत्व से बात हुआ है, तो ना ही मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वो बात जाहिर नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ बातें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके मेरे प्रति हाव भाव से तो मुझे थोड़ा सेंस होता। मुझे ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे शायद 1 घंटे से आपने देखा होगा, अभी जस्ट वो गए, हम 2 घंटे से बैठ के अभी आगे का प्लानिंग कर रहे थे। रूरल में उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है, तो रूरल की जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें कैसे मुझे प्रचार करना चाहिए, उसमें आज उन्होंने बहुत ही डीपर वे में हमको थोड़ा बताया कि मैं ऐसा करती थी तो हेमांग तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो उनके बिहेवियरल उसमें कहीं ना कहीं तो मुझे सेंस होता। पर वो खुद एक वडोदरा जिला की शहर की अध्यक्ष भी रह चुकी है, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है और एक्सपीरियंस पर्सन है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो उसके रिपरकशंस हमें अभी दिखे होते। एक चीज़ और, जब मैं अभी फील्ड पर था तो कई लोगों ने ये भी चीज़ बताई कि मुद्दों की बात, कि मुद्दे जो हैं शहर के मुद्दे हैं, आसपास के गांवों के मुद्दे हैं, क्या हिमांग भाई, डॉक्टर हिमांग भाई, जो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर हिमांग भाई को क्या हमारे मुद्दे पता हैं? देखो, डॉक्टर हिमांग भाई भी एक नागरिक है वडोदरा का, और मुद्दे उसको भी छूते होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ इंसान हूँ, मैं खुद भी एक एम्प्लॉय हूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के कौन कौन से मुद्दे होते हैं तो हम सबको वो पता होता है। ऐसा हो सकता है कि कई बार इलेक्शन को अलग तरीके से लिया जाता हो। कॉरपोरेशन के रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो लोग लोकसभा के इलेक्शन में भी उठाते हैं। इट डजेंट मीन कि मैं उनको अभी रोक के सब नहीं, ये मुद्दा आप नहीं उठा सकते, आप कुछ हो तो यूसीसी पे बात करो, ऐसा मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम फेरनी में जाते हैं तो कई सारे आंटीज अंकल हमको बोल, ये गटर का देखो साहब अभी तक नहीं हुआ, आप थोड़ा दिखाओ उसको। We need to listen to that. What we do is we route it through proper channel. हम वहाँ पे हमारे साथ जो कॉर्पोरेट होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई देखो ये क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार उनको बोलो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हमारे साथ जो टीम होती है वो उनका नंबर नोट कर लेती है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, उसका हमें फीडबैक मिले।
तो मुद्दे वडोदरा को लेके कोई भी हो, चाहे वो कॉरपोरेशन को लेके हो, चाहे वो MLAs को लेके हो, चाहे वो राज्य सरकार को लेके हो, चाहे वो केंद्र सरकार तो एनी विच वेज इट विल कम इन माय परव्यू, पर बाकी सब जो कोलेट्रल जो मुद्दे हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो अथॉरिटी को गाइड कर सकता हूँ, उनके साथ एक समन्वय बिठा के वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो एंश्योर कर सकता हूँ। तो एक और ये सवाल था बस रंजन बेन से जुड़ा हुआ कि 10 साल में जैसे कि अभी आपने बताया कि कहीं आप जा रहे हैं, जब फील्ड पर जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि गटर का काम नहीं हुआ या ऐसा, तो जब हम लोग फील्ड पर गए तो हमें भी कई लोगों ने बताया 2-3 मुद्दे कॉमनली सामने आए, कई सारे मुद्दे थे लेकिन 2-3 बड़ा कॉमनली बार बार जो उठ कर आए। जब बाज़ार में हम गए तो सबका ये कहना था कि ट्रैफिक को लेकर, चूंकि मार्केट है तो ट्रैफिक होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन ट्रैफिक को लेकर एक बहुत प्रॉपर व्यवस्था जो की जा सकती है वो व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक बनता है कि कहीं पर भी एक डेजिग्नेटेड प्रॉपर पार्किंग मार्केट में जो पास होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा, सड़कों की समस्या यहाँ पर लोगों को है कि रंजन बेन के 10 साल के कार्यकाल में सड़कों को और जो जिस तरीके से टाउन की एक प्लानिंग होती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। क्या डॉक्टर हेमांग भाई जब आएंगे तो क्या इसमें बदलाव होगा? मैंने बहुत सारे मेरे वार्तालाप में मैंने बोला है कि 3 चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मेरी प्रायोरिटी में रहेगी। फर्स्ट है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज़ एयर इंफ्रास्ट्रक्चर और थर्ड इज़ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें 2 में मुझे ज़्यादा काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें मेरे मांगे बिना भी सरकार के द्वारा मुझे मिलेगी, क्योंकि अगर अहमदाबाद में वो कोई ट्रेन अलॉट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट उनको वडोदरा में मिल ही रहा है, तो कुछ चीज़ें मुझे लेटरली हेल्प करेगी। पर रोड और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय सांसद श्रीमती रंजन बेन भट्ट के प्रयासों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का इमिग्रेशन प्रोसेस अभी शुरू हो गया है वडोदरा में। अभी हमें क्या करना है कि वडोदरा में किस तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऑपरेशन शुरू हो, दैट इज़ माय प्रायोरिटी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो बोला उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो स्टेट हाईवे को लेके एक्सटीरियर रोड का रिंग रोड्स हैं, आपको सूरत में दिखेंगे, अहमदाबाद में दिखेंगे, वडोदरा के बाहर रिंग रोड आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये बड़ी एक समस्या है। तो वो चीज़ को कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाए, वो हमारे सभी वरिष्ठ धारासभ्यों है, 7 धारासभ्य है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन लेके वो चीज़ में मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि रिंग रोड अगर डेवलप होगा तो आपको भी पता है साइड बाय साइड बहुत सारी अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, तो वो मतलब लाखों रोग की एक दवाई, ऐसा एक रिंग रोड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। दूसरा जो बात है वो है कॉरपोरेशन को लेके जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रोड्स को, कि मान लीजिए कि रोड अभी एक बना है उसके नीचे की जो गटर की लाइन है उसमें कुछ फॉल्ट आया, या वाटर का जो सप्लाई सिस्टम है वहाँ पे कुछ फॉल्ट आया, तो पूरा रोड हमें उसको डिग करना पड़ता है और उसके बाद फिर से वो रोड बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसमें किस तरीके से हम ऐसे प्रयास करें, वो कॉरपोरेशन की टीम, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सबके साथ मिल के हम वैसे प्रयास कर सकते हैं कि रोड की खुदाई अननेसेसरीली ना हो, ट्रैफिक के जो लॉगिंग होता है वो ना हो, उसके लिए भी मेरे विनम्र प्रयास रहेंगे। एक और सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी को लेकर मेरा है कि यूनिवर्सिटी अभी गुजरात में जो 11 यूनिवर्सिटियों के लिए एक एक्ट लाया गया है जिसके तहत बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उनमें एक सबसे मेजर बदलाव ये हुआ है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। जितना मुझे पता है कि आप भी ABVP से जुड़े रहे हैं, MS यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, तो आपका भी छात्र संघ से लेना देना रहा है, आप भी छात्र संघ की राजनीति से ही उभर कर आगे ऊपर आए हैं, है ना। लेकिन जब अब आप छात्र संघ के चुनाव को अगर आप एबॉलिश कर देंगे तो भविष्य के लीडर किस तरह आएंगे? आज जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, यूनिवर्सिटी के अंदर हमने शूट किया, तो चाहे वो ABVP के हों, NSUI के हों या किसी थर्ड फ्रंट के लोग हों, तो तीनों का यही कहना था कि छात्र संघ के चुनाव तो होने चाहिए, इनको एबॉलिश करना कहीं ना कहीं एक इस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है कि वो भविष्य के नेताओं को आने से रोक रहा है। और आप खुद भी उससे जुड़े रहे हैं, तो आपको इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं और क्या फिर इसमें बदलाव के लिए क्या करेंगे? नहीं, आपकी बात सही है। छात्र संघ का जो इलेक्शंस होता है, मैं आपको मेरी पर्सनल बात करूँ तो अभी लास्ट वीक तक मैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति, मतलब हमारा जो म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड होता है, उसका डिप्टी चेयरमैन था। वहाँ पे हमने एक अच्छा सा, वहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ते हैं,
तो वहाँ पे बच्चों का हम बाढ़ सांसद की इलेक्शन करवाते हैं और लिटरल इलेक्शन, फॉर्म भरने की तारीख, फॉर्म का स्क्रूटिनी, फॉर्म फिर पीछे खींचने की तारीख, कैंपेन का कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ बच्चे बनाते हैं और वो पूरा इलेक्शन भी कंडक्ट होता है और फिर वो उसमें से मॉनिटर, स्कूल कैप्टन, वो सब बनते हैं। तो हमारे तो प्रयास यही रहेंगे कि किस तरीके से छोटी उम्र में आपको लोकतांत्रिक पद्धतियों का एहसास हो। अगर आप छोटी सी उम्र से भी लोकतांत्रिक पद्धतियों के बारे में आप जान पाएंगे तो आगे जाके आपसे कोई बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। और एक मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, सोशल मैच्योरिटी है, वो आपके बहुत ही उम्र से पहले आ पाएगी। तो ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट का आप बात कर रहे हैं, उसमें छात्र संघ का जो चुनाव को लेके बात में अभी हमारे कई सारे एमएलएस भी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें कुछ बात बनेगी, पर अभी जो ये निर्णय लिया गया है उसको लेके कई सारे एमएलएस ने हमारे गवर्नमेंट्स, ऑनरेबल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातें शुरू की है। अच्छा, मतलब इसमें बदलाव होने की संभावना है? मैं वो दावे से के साथ नहीं कह सकता, पर उसको लेके जो फीडबैक है वो ऑनेस्ट फीडबैक कई सारे एबीवीपी जैसे छात्र संघ भी है, कई सारे अपने एमएलएस भी है जो खुद स्टूडेंट लीडर के तौर पे आए हैं। हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह खुद एज ए स्टूडेंट लीडर आ गया है। राजनाथ सिंह प्लस उनसे पहले जो अरुण जेटली थे, ये सब छात्र संघ से निकले। हाँ, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट स्टूडेंट लीडरशिप। ऐसा होता तो एबीवीपी ही क्यों बना है, पर कहीं ना कहीं इसको लेके चर्चा हो रही है, कुछ ना कुछ तो इसमें निष्कर्ष आएगा। एक अपोजिशन में जो आपके यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी हैं जसपाल जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई, मुझे अभी बता रहे थे आपके साथ वाले के एक शादी में आप लोग मिले थे। तो क्या बात होती है जब दो अपोजिशन वाले मिलते हैं? 2-3 बार हम मिले। एक तो बाबा साहेब आम्बेडकर के जो जन्म जयंती थी वहाँ पे भी पुष्पांजलि के टाइम पे हम मिले थे। फिर अभी एक जो लोक संगीत का कार्यक्रम था वहाँ पे हम मिले थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एज अ यूथ हमें इलेक्शन को बहुत ही मैच्योरली लेना चाहिए। ये प्रतिद्वंद्वी हम सिर्फ 1 महीने 30 दिन के लिए होते हैं, उसके बाद फिर से हम आदर्श नागरिक कैसे रहें, चाहे कोई भी जीते, हम आदर्श नागरिक कैसे रहे उस हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। तो जब भी हम मिलते हैं हम एक दूसरे को पूछते हैं कैसा चल रहा है आपका प्रचार, क्या हो रहा है क्या नहीं, और कुछ उनके पास बात होती है तो वो हमको बोलते हैं, मेरे पास होता है तो मैं उनको बोलता हूँ। पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में चर्चाएं होती है। और एक पर्सन के तौर पर मैंने उनको जितना भी जाना है वो एक सज्जन आदमी है और मेरे को लेके भी उन्होंने कभी ऐसा कुछ बात नहीं किया है। हाँ, उनका जो पार्टी है उसको लेके मुझे जो दुराग्रह है वो यही है कि उन्होंने प्रजाद्रोह किया है। कांग्रेस एज अ पार्टी उन्होंने, मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगा। जब राम मंदिर का ये इनविटेशन उनको गया तो उन्होंने अनऑफिशियल एक फतवा बाहर निकाला कि किसी भी कांग्रेस के नेता को रामलला की वहाँ पे नहीं जाना है इनॉग्रेशन में, और यहाँ से कई लोगों को रोका भी गया और उसकी वजह से कई सारे रेजिग्नेशंस भी आए गुजरात में से। सिर्फ यही नहीं है, गुजरात में अगर आपको पता हो स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा एक यहाँ पे सरदार पटेल जी का स्टैचू बना है। सरदार पटेल जी किसके नेता है? कांग्रेस के नेता है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री हैं, उन्होंने भारत को अखंड किया है, उसमें मदद की है। तो ठीक है, मोदी जी के लीडरशिप में वो बन रहा है, पर आपके नेता का बन रहा है। हमारे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पे जा भी नहीं सकता, वो सोशल मीडिया में वो अगर पोस्ट डालता है तो उसको कांग्रेस पार्टी नोटिस भेजती है। ये जो सारी मानसिकता है ना, उससे मुझे घिन आती है कि आप क्या मैसेज देने चाहते हो। प्रजाद्रोह है ये, प्रजा के सेंटिमेंट के खिलाफ आप पूरा एक्ट करना चाहते हो। जो आपने राम मंदिर की बात करी तो उस पर कांग्रेस पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के साथ बाकी इंडिया गठबंधन की जो और दल हैं, उनका ये कहना था कि हमें राम मंदिर में जाने से दिक्कत नहीं है, राम से दिक्कत नहीं है। उनका ये कहना था कि इस पूरे इवेंट को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के अराउंड एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह बना, उसका विरोध है। तो उस पर आपका क्या कहना? वो कोई भी चीज़ में विरोध करने का कारण ढूंढते हैं। वो अगर आप बोलेंगे कि ये दाल मैं आपको देता हूँ कि ये दाल आप पीजिए, तो बोलते हैं कि मुझे दाल का विरोध नहीं है, पर दाल में वो जो एक जो धनिया है, आपने धनिया जो डाला है, मुझे उसका विरोध है, इसलिए मैं पूरी दाल नहीं पीऊँगा। आप धनिया साइड में निकाल के दाल पियो ना।
ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, अगर उनसे राम से उनको प्रॉब्लम नहीं है तो उद्घाटन के दिन के दूसरे ही दिन वो नहीं जा सकते थे कि ठीक है उद्घाटन के दिन का हमें विरोध था पर राम हमारे प्यारे हैं तो हम वहाँ पे तो जाएंगे। मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। अगर उनको नुक्स निकालने हैं तो वो कोई भी बातों के निकालने वाले हैं, पर ये इसीलिए ही मैंने आपको दूसरा भी एग्जांपल दिया। सरदार पटेल में भी ऐसा ही हुआ साहब। सभी कांग्रेस के एक IT सेल के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने नोटिस दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके ही नेता के स्टैचू को जाके विजिट किया और वो सोशल मीडिया में डाला। एक चीज़ और मेरा सवाल है कि जब मैं फील्ड पर निकला पहले दिन से ही गुजरात में आने के बाद, तो हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिवली ये सोच रहे थे कि हर वर्ग के व्यक्ति से बात की जाए। हमने युवाओं से बात की, लाइब्रेरी जाके छात्रों से भी बात की, प्लस कामगारों से भी बात की और खेड़तों से भी बात की। हमने हर वर्ग से बात की। युवाओं का एक सबसे बड़ा जो कंसर्न आया है वो दोनों ही पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि इस चुनाव में, जैसे अभी आपने राम मंदिर की बात की, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की, तो उनका एक कंसर्न ये था कि इस पर हमारी वीडियो भी है ललन टॉप पर, कि जब चुनाव आते हैं तो जो युवाओं के मुद्दे होने चाहिए, जैसे रोजगार, युवाओं के मुद्दे होने चाहिए, जैसे पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, या फिर जो अस्पताल हैं वो उनकी स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये जो राष्ट्र के विकास के अराउंड मुद्दे हैं, या जैसे गुजरात में पेपर लीक पर कई बच्चों ने हमसे बात की, इन मुद्दों के बजाय जब राष्ट्रीय चुनाव है उसमें ज़्यादातर धर्म के अराउंड बात हो रही है, ज़्यादातर बड़े बड़े नेताओं के अराउंड बात हो रही है, या फिर पुरानी जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनके अराउंड बात हो रही है। मतलब व्यक्ति सेंट्रिक बात कर दी जा रही है, जाति या धर्म पर बात हो जा रही है। जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाव हो रहा है, और वो दोनों ही पार्टी की पर ये आरोप लगाते हैं कि दोनों ही पार्टी की तरफ से हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप अगर क्लोजली फॉलो करते होंगे 2014 के इलेक्शन से मोदी गवर्नमेंट को, आपको पता रहेगा कि तब रोजगार एक मुद्दा था। रोजगार को लेके बीजेपी के संकल्प पत्र में, हालांकि दूसरी पार्टी मैनिफेस्टो बोलती है, हम उसको संकल्प पत्र बोलते हैं, वो संकल्प पत्र में भी रोजगार को लेके मेंशन हुआ था। इस बार का अगर आप संकल्प पत्र देखेंगे उसमें रोजगार को लेके कम बात हुई है, पर स्वरोजगार को लेके ज़्यादा बात हुई है। मैं वडोदरा की ही आपको बात बताता हूँ। मुद्रा लोन में वडोदरा थर्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है जिन्होंने मुद्रा लोन अलॉट किया है, और इस बार के संकल्प पत्र में मुद्रा लोन का वो राशि है वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख करने का संकल्प किया गया है। स्वरोजगार में ऐसे हमारे पास स्टार्टअप आए हैं, पारुल यूनिवर्सिटी का हो या MS यूनिवर्सिटी का हो, कि उनके पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं और वो खुद 20 लोगों को रोजगारी दे रहा है। तो उस हिसाब से पूरा ट्रांसफॉर्म उस रोजगार से स्वरोजगार पे हुआ है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं आपको बात करूं, अगर आप कच्छ जाएंगे या यहाँ पे एकलबारा है, छोटा उदयपुर है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे ट्राइबल वुमन के जिनके हस्बैंड या उनके फादर है तो वो खुद खेती करते हैं, पर वो लोग जूस का पल्प में से एक्सट्रैक्ट करके उनको एक्सपोर्ट करके, ऐसे सब अलग अलग प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके लखपति दीदी बन रही है। तो कहीं ना कहीं देश का अप्रोच हमने बदला है और लोग भी अपना सोच अभी बदल रहे हैं। एजुकेशन की आपने बहुत अच्छी बात की। अभी तक क्या होता था कि 8वीं स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन होता था, 9-10 में ड्रॉप आउट होता था। अभी 8वां स्टैंडर्ड ऐसा एम्प्लॉयबल एजुकेशन नहीं है कि उससे आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। अभी जो NEP में हमने बदलाव लाया है कि वोकेशनल एजुकेशन को लेके कैसे हम ब्रिज करें कि वो मिनिमम इतना तो पढ़े ही कि उसके बाद उसको नौकरी मिल सके। तो बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव है जिसका आपको इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा। पर अगर आपने हॉस्पिटल्स की बात की, मैं वडोदरा की ही बात करूँगा। वडोदरा ने एम्स के लिए पहले अप्लाई किया था, पर वो राजकोट को एम्स को अलॉटमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने वो सेंसिबल बन के उन्होंने वडोदरा के लिए संवेदनशील निर्णय किया और वडोदरा को एक कार्डियक हॉस्पिटल और एक स्पाइन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी दिया। तो हेल्थ में भी कई सारे सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो मुद्दे ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे नहीं हैं, पर ये मुद्दों में काम बहुत अच्छा हो रहा है। आवास योजना की मैं आपको बात करूं, आपको अगर 2014 की अगर आपको बात पता हो तो घर का घर ऐसा करके कांग्रेस ने एक निकाला था, और वो सब इलेक्शन से पहले फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कभी हम जीत जाएंगे तो हम आपको घर दे देंगे ऐसा। आप यहाँ पे देखिए, इतने CM आवास योजना और PM आवास योजना के तहत लाखों घर अभी हमारे सेवा बस्ती के लोगों को मिले हुए हैं।
अच्छा, जब आपने इतने मुद्दे मुझे बताए हैं ना, जब इन मुद्दों के अराउंड काम हुआ है जैसा कि आपका कहना है, तो फिर जब डिबेट की बात आती है या फिर जी रह गया हाँ बिल्कुल बताइए, पेपर लीक पर संकल्प पत्र के अंदर ये एक गवर्नमेंट की प्रैक्टिकलिटी का आपको सेंस होगा कि बहुत मतलब गुजरात हो या और कहीं हो, पेपर लीक का मुद्दा इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के बोला था। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू डाल के गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे नहीं लिए, उन्होंने संकल्प पत्र में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैसे पेपर लीक को लेके आगे कड़ी कार्रवाई करेगा और उसका कानून बनेगा, उसका संकल्प उसमें लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं की आवाज़ को हमने सुनने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, आपने बोला कि इतने चीज़ें हैं जो भी आपने हमें काम गिनाए, तो लेकिन जब इलेक्शन में कोई भी बड़े नेता जब जाते हैं मंच पर, तो फिर इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। जब इतने सारे मुद्दे आपके पास गिनाने के लिए इतनी चीज़ें हैं, या विपक्षी पार्टियां जब भी बात करती हैं तो उनको भी, दोनों पक्ष को ना जब इन्हीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए ना। फिर आप बयानबाजी में जब आप देखते हैं, जैसे पीएम मोदी का भी पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि घुसपैठिया या उन्होंने मंगलसूत्र, इस तरीके के जो भी शब्द उन्होंने बोले थे। तो जब बड़े मंचों पर बड़े नेता जाते हैं तो अचानक से डिबेट यहाँ पर क्यों आ जाती है? अगर केवल मुद्दों पर ही रहे, जैसे रोजगार के मुद्दे पर रहे या फिर इन जो हमने अभी बात की इन मुद्दों पर रहे, तो वहाँ से भटक के फिर यहाँ क्यों आ जाता है? यही युवाओं का मेरे से सवाल भी था कि डिबेट अचानक से यहाँ क्यों आ जाती है? अगर दोनों पार्टी को भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है कि उन्होंने काम अच्छा किया है या उनके वादे बड़े हैं और वो राज्य को आगे लेके चले जाएंगे या राष्ट्र में जो भी करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो ये सब डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, वो तो जनता अपना जब वोट डालेगी उसके बाद पता क्लियर हो ही जाता है। लेकिन उससे पहले मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय स्टेज पे बयान कुछ और होते हैं। जब जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो हम लोग एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, पर स्टेज से बयानबाजी फिर अलग क्यों होती है? इसको मैं रिलेट करूँगा, हालांकि ललन टॉप से इसलिए रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक हटके न्यूज़ चैनल मतलब न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। हम एक टिपिकल न्यूज़ चैनल को अगर हम लें तो उसमें क्राइम रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्राइम की बात होगी, उसमें वो दोपहर वाला सास बहू वाला चीज़ आएगा तो उसमें वो सास बहू वाली बात होगी। जैसा ऑडियंस होगा उस हिसाब से उसको वो बात पिरोसने का वो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की जो पद्धति है, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी जनमेदनी हो और सिर्फ एक ही तबके की हम बात करें, ऐसा कोई भी नेता वो कर नहीं पाएगा। या आप भी एक रिपोर्टर है तो आप भी वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम ग्रुप मीटिंग करते हैं, हम प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन करते हैं, जैसे कि निर्मला जी अभी हम यहाँ पे आए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि को एक होटल में बुला के उन्होंने संवाद किया था। तो वो वहाँ पे उन्होंने ये सारी बात नहीं की थी, वहाँ पे उन्होंने मुद्दों की बात की थी, पॉलिसी की बात की थी, रिफॉर्म्स की बात की थी, और लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इसके बाद तो वहाँ पे उनका जवाब भी दिया था। युवा सम्मेलन हम यहाँ पे करते हैं, अभी तक 2 हुए हैं, अभी और एक होना है। तो वहाँ पे फिर हम उज्ज्वला योजना की बात नहीं करते, वहाँ पे हम कॉलेज की बात करते हैं, वहाँ पे हम स्टार्टअप की ही बात करते हैं, वहाँ पे हम स्टैंडअप की या मेक इन इंडिया की ही बात करते हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस को लेके हम, ऐसा नहीं है कि उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, हम उनको पहुँच के उनको उनके तरह की बात हम उनको बता रहे हैं। पर ये एक जो आप बोल रहे हैं वो चुनावी एक पद्धति है, उसका मोडस ऑपरेंडी अलग होता है। तो जब अगर मैक्रो लेवल पे जा रहे हैं तो मैक्रो लेवल पे उनके जहन में जो भी बात होती है वो वहाँ पे निकल के आती है। पर आई थिंक कि जो टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे महिलाएं हैं, महिला सम्मेलन आज ही हुआ, 3000 से ज़्यादा महिलाएं दुमाड़ में हमारे यहाँ पे थी, इतने धूप में भी वो इतने शांति से बैठी थी। मतलब हमारे लिए भी एक इमोशनल मोमेंट था कि ये सब लोग बोल रहे गर्मी ज़्यादा होगी, वोटिंग टर्नआउट कम होगा। आज मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि वडोदरा अपना वोटिंग टर्नआउट रिटेन करके रहेगा, ये गर्मी उनको ऐसा परेशान नहीं करेगी ऐसा। तो ये महिला का जो मुद्दा था, वहाँ पे महिला सम्मेलन में हमारे महिला के प्रदेश अध्यक्षा ने सब महिला के ही मुद्दे रखे। तो चुनाव का एक जो अपना फ्रेमवर्क है उसको लेके हम हर एक तबके तक उनकी बात करने के लिए पहुँचते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति का एक लास्ट सवाल करता हूं मैं आपसे। आपने बताया कि ठीक है, मुद्दों के अराउंड बात के साथ ही हम हर तबके तक पहुंचने की बात करते हैं, फिर भी लेकिन धर्म और जाति वाला जो युवाओं का मुद्दा था, मैंने आपको बताया कि वो इसके अराउंड काफ़ी कंसर्न थे कि बहस कहीं ना कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। एक ये लास्ट सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ कि सबसे पहले हमने देखा कि सूरत में जिस तरह से
निर्विरोध चुनाव हो गया। उसके बाद इंदौर में भी यही हुआ कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उन्होंने भी अपना उनका नामांकन ही रद्द हो गया सूरत वालों का। तो सूरत, इंदौर और फिर अब विपक्ष का आरोप है कि इसी तरीके से और भी जगहों पर चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में विश्वास है, जैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, लगभग हर रैली में, हर पोस्टर में 400 पार लिखा हुआ है, तो लेकिन 400 पार जाने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो पहले ही चुनाव से पहले पीछे हट जाएं? अगर आप विपक्ष के बारे में भी मत सोचिए, तो आप आम जनता के लिए देखिए ना कि 5 साल तक वोटिंग का एक अधिकार होता है अगले नेता को चुनने का। 5 साल, जैसे आप अपने वडोदरा में भी जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता के पास एक चॉइस है कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी चुने या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुने। लोकतंत्र में चॉइस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर किसी जगह पर निर्विरोध चुनाव हो जाता है, वहाँ पर कोई भी जीत सकता था, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, कोई भी दावा कर सकता है कि हमारा पलड़ा भारी था। लेकिन अगर निर्विरोध हो जा रहा तो कहीं ना कहीं जनता के पास से उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार, जिसको पीएम मोदी कई मंच पर बोल भी चुके हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों के पास, तो उस लोकतांत्रिक अधिकार का यहाँ तो छिन गया ना। सूरत में छिन गया, इंदौर में छिन गया। मैं ये नहीं बोला किसने छीना, लेकिन निर्विरोध चुना जाना भी तो नहीं, पर ये एक मुद्दा है, किसने छीना। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल तो बीजेपी में ही हुए ना। बीजेपी ने ही तो एक्सेप्ट किया उनको टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, लेकिन फिर एक्सेप्ट तो बीजेपी ने किया ना। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ बिगर पार्टी बनकर बीजेपी तो कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर होगा और उनको अगर बीजेपी में आके काम करना है तो अच्छा होगा, तो उनको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ बिगर जो बोल रहे हैं ये, उसमें 3 मुद्दे हैं, इसलिए मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन, हाँ नहीं, जस्ट फॉर योर रिफ्लेक्शन आई आस्क्ड यू। ये 3 मुद्दे इसमें ऐसे हैं कि पहले अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम इनको टिकट देंगे तो ये चीज़ मतलब हमारे लिए बूमरैंग होगी, तो टिकट देने के बाद भी उसको, वो कैंडिडेट को हैंड होल्ड करना चाहिए। फॉर्म को स्क्रूटिनी हो जाने तक, फॉर्म वापस खींचने तक वो कैंडिडेट के साथ उनको रहना चाहिए। क्यों? वो तो बड़े बड़े रिजॉर्ट में भेज ही देते हैं अपने विधायक को, अभी नहीं भेज सकते थे कोई रिजॉर्ट में। कई बार क्या होता है पता है, उनका फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है। कांग्रेस एज अ पार्टी, पहले वो आइडियल अपोजिशन तो बने उदय भाई, फिर वो आइडियल लीडिंग पार्टी बन पाएगी। और मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी 50 साल तक अभी ये पॉसिबल है। उनको पहले ही वो फाइटिंग स्पिरिट रिटेन करना होगा कि लोगों को उन पे भरोसा हो। किसी को भी वो दे देंगे, अभी जिसको दिया है उसको भी पता है कि कांग्रेस उसको कुछ सपोर्ट नहीं करने वाली है। मुझे मतलब अंदर की सब बातें मुझे आती है। कांग्रेस के कैंडिडेट को खुला छोड़ दिया है, अपने आप से लड़ लो, ऐसा नहीं होता है। मेरी पार्टी अभी मेरे पेरेंट्स बन के मेरा वो कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है। मैं टाइम पे खाना खाया नहीं खाया, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष से लेके सभी लोगों के मुझे ऐसे फ्रीक्वेंटली फ़ोन आते हैं, आपको कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है क्या नहीं, ऐसा। तो जब आप अपने कैंडिडेट को कुछ जिम्मेदारी देते हैं तो उसको नर्चर करो ना, उसको आप इकोसिस्टम प्रोवाइड करो कि वो लड़ने के लिए उसको एम्पावरमेंट मिले। इसके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी शामिल है कि कांग्रेस के कैंडिडेट खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया है नोचने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को लेके कांग्रेस की फाइटिंग स्पिरिट को धक्का लगता है। और मुझे एक आप इंसान ऐसा बता दीजिए, लोगों के बीच में भी वो हंसी का पात्र बन जाते हैं कांग्रेस एज अ पार्टी कि लो अभी ऐसा कर दिया उन्होंने। अगर मान लो सूरत में फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो उनको ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान नहीं रखना था। हम एज अ कैंडिडेट जब हम फॉर्म भरते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको ट्रेन किया जाता है पार्टी में से कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो उनको क्या वो ट्रेनिंग नहीं मिला? ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इतने सालों से वो सत्ता में थे। तो उदय भाई मेरा, आप बुरा मत मानिएगा, मैंने इसलिए आपको काउंटर बिल्कुल बताइए कि ये सारी चीज़ों में ये सारे जो कोलेट्रल इश्यूज़ है वो बहुत ही मायने रखते हैं कि उसका मोरल मर जाता है वो कैंडिडेट का, और फिर वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं है ना मैदान ही छोड़ दो। नहीं, इसमें बस मेरे 2 छोटे छोटे कंसर्न जो हैं, जैसे सूरत की आपने बात की, पहले मैं इंदौर पे बात करता हूँ कि इंदौर में फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो यहाँ पर भारतीय जनता, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को होल्ड नहीं कर पाई, ठीक है, यहाँ कांग्रेस की एक विफलता है कि वो अपने कैंडिडेट को होल्ड नहीं कर पाई। पर यहाँ बिगर पार्टी के तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को देखते हुए ये फैसला नहीं कर सकती थी कि हम उनको नहीं लेंगे, वो उनके प्रत्याशी नहीं लेंगे हम? दूसरा, सूरत के अंदर
एक का तो चलिए जो मुख्य विपक्ष हैं आपके कांग्रेस, उनका तो रिजेक्ट हुआ फॉर्म, बाकी के जो निर्दलीय थे उन्होंने वापस ले लिया स्वतः। तो लेकिन वो इतना ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पूरा निर्विरोध चुना जाना लोकतंत्र में, जबकि अधिकार है कितने भी लड़ सकते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं या कोई भी पार्टी अपना खड़ा कर सकती है, वहाँ पर निर्विरोध चुना जाना एकदम इतना क्लियर सीन नहीं लगता है कि सब अपने आप से हो गया। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि पहले इंदौर की बात करते हैं। पहले इंदौर आपने बोला कि प्रत्याशी है तो बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। जब लिया तब वो प्रत्याशी नहीं थे। उन्होंने पहले अपना फॉर्म खींचा और उनको ऐसा लगा कि उनको कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना उदय भाई, कि उनको कांग्रेस में ऐसा लगा कि ये मुझे फंसा दिया कहीं। हमारे वहाँ पे गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि कुएं के अंदर डालकर रस्सी काट दी, ऐसा आप समझ रहे। वो कैंडिडेट को कुएं के अंदर रस्सी बांध के अंदर कुछ चीज़ निकालने के लिए डालते हैं, फिर रस्सी काट देते। तो उनको ऐसा कुछ घुटन हुई होगी वहाँ पे, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मुझे देखो सोशल वर्क तो करना ही है, तो मैं कोई और पार्टी में जाऊँ। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी एज ऑप्शन देखा होगा, पर बीजेपी ने जब लिया तब वो प्रत्याशी नहीं था। दूसरी चीज़ मैं सूरत की आपको बताता हूँ कि सूरत के अंदर में भी आपने बोला कि दूसरे भी पार्टियों ने अपना फॉर्म वापस खींच लिया, निर्दलीय जो थे उनका। जब उन्होंने निर्दलीय भरा था तब तो उनको ऐसा था कांग्रेस लड़ेगा, तो उनके पास इतना प्रेशर नहीं आएगा। चुनाव की भी अपनी मर्यादाएं होती है, पार्टी का अपना एक संगठन होता है। आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि हेमंत जोशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता रोज़ इतनी धूप में जाके पर्चियाँ बांट रहा है, इसलिए मैं चुनाव लड़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शांति से बैठ पा रहा हूँ। तो उनके पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा ना, उनको ऐसा लगा हुआ कि हमारे पास कांग्रेस जितना भी नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा वो सब अपने प्रोस कॉन्स एसेस करते हैं, वो एसेसमेंट के बाद उन्होंने खींचा होगा। पर ये पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीधा जवाबदार नहीं है कि उन्होंने किसी को ऐसा वो किया हो कि नहीं तुम वापस ही खींच लो। अगर उन्होंने खींचा है तो ये सारी चीज़ों में 3 चीज़ मुख्य है। एक, ये पूरा इलेक्शन कमीशन के दायरे में रह के जो भी नीति नियम मुजब हुआ है उस हिसाब से हुआ है। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस को अपने फाइटिंग स्पिरिट को पहले वापस लाना होगा। कांग्रेस जो बोल रही है उनके विरोध में भी दम नहीं है। दमदार विरोध तो आप करिए, अभी मॉर्फ वीडियो डालकर अभी वो कोई ना कोई चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। अपने विरोध में भी कुछ दम होना चाहिए। तो कांग्रेस की फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है। और तीसरा कि कांग्रेस जैसी पार्टी वो अपने कार्यकर्ता को रिटेन नहीं कर पा रही है, उसका मॉरल भी बूस्ट नहीं कर पा रही है। और मैं आपको ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ गुजरात में ही देखा है। अगर आपका कोई कार्यकर्ता हो तो उसको गर्व होना चाहिए कि मैं कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यक्रम में आता है तो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ ऐसा, या तो कोई सरकारी कार्यक्रम में आता है तो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वो चुनाव के दिन ही केस लगा के हमको मिलते हैं। तो तीसरा चीज़ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा, कोविड आया था तो सेवा ही संगठन का एक राष्ट्रीय प्रकल्प हमारा आया था कि हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे हमें लोगों को अवेयरनेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले उसका चिंता करना है। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा प्रकल्प थे, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स के प्रकल्प थे। यहाँ पे मेरे पास 2 प्रकल्प थे, एक टेलीमेडिसिन का प्रकल्प था और दूसरा हमने स्मार्टफोन्स दिए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स पीपीई किट पहन के दर्दी को अपने रिलेटिव्स के वीडियो कॉल करवाते थे ऐसा। तो ऐसे सब क्रिएटिव रचनात्मक ऐसे कार्य भी भारतीय जनता पार्टी करती है, सिर्फ चुनाव के दिन खेस पहन के नहीं आ जाती। तो कांग्रेस को या कोई भी पार्टी हो, उनको ये बात जाननी होगी कि जो जनता है उसके सुख में और दुख में दोनों में आपको हमेशा साथ में रहना चाहिए। कोई किसी का दुख अगर कहीं और से हुआ हो, वो दुख पूरा न्यूट्रल हो, वो दुख को आउटसोर्स करके फिर उसके कंधों पे सब कुछ ढो के हमको विरोध करने नहीं निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन दे शुड रीथिंक एंड दे शुड रीलुक इनटू इट। आखिरी में हम बस वापस आते हैं, अपने गुजरात पर ही वापस आते हैं।
नहीं, ये लास्ट है, मतलब मैं राष्ट्रीय आखिरी था, ये हमारा गुजरात पर अब आते हैं वापस। तो जैसे हम गुजरात में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दी वो थी कि इस चुनाव में अलग ये है कि क्षत्रिय समाज की एक नाराज़गी है पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं उनके बयान को लेकर। हम क्षत्रिय समाज के लोगों से मिले, उनके गाँव में गए, तो वो नाराज़गी ऐसी है कि कई बार पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कई मंचों से उसको माफ़ी मांगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कई शीर्ष नेतृत्व ने काफ़ी कोशिश की है कि क्षत्रिय समाज को मनाया जाए, उसके बावजूद भी नाराज़गी कंटिन्यू दिख रही है। तो इसको लेकर आपका क्या बोलना? मुझे नहीं लग रहा कंटिन्यू दिख रही है, क्योंकि आज ही मैं क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में से आया। 1500 से ज़्यादा क्षत्रिय समाज के लोगों को मैंने एड्रेस किया और वो सभी बड़ौदा के मुख्य क्षत्रिय समाज के लोग थे। उदय भाई, क्षत्रिय समाज है वो, उन्होंने देश के लिए लहू बहाया है, उन्होंने धर्म के लिए भी लहू बहाया है। किसी का जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है उनको लेके उनको खुद को भी खेद है और उन्होंने वो माफ़ी मांगी है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी हम बात कर रहे हैं तब भी वो समाज के जो लीडर्स हैं उनके साथ अभी उनके डायलॉग चल रहे हैं। पर मुझे नहीं लग रहा, हम फिर से ऐसा होगा तो 4 जून को हम बात करेंगे। क्षत्रिय समाज का कुछ भी ऐसा चीज़ जितनी दिखने को आपको मिलती है उतनी है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक रूरल के गांव में एक बैनर लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पे आने का एंट्री नहीं है। बनासकांठा का जो गांव था? नहीं, मैं यहाँ का बोल रहा हूँ। अच्छा, वडोदरा में? हाँ, एक रूरल के छोटे से गांव में ऐसा बैनर लगा था। फिर वहाँ पे दूसरे दिन हमारा सभा हुआ, सिर्फ मीटिंग नहीं हुआ, सभा में पूरा गांव आया और क्षत्रिय गांव, पूरा गांव आया। फिर हमने बोला कि ऐसा अच्छा हुआ है तो ये बैनर किसने लगाया? हमको ऐसा पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बाहर के, उनका तहसील भी नहीं लगता, गांव तो दूर की बात है, उनके तहसील का भी, बाहर के तहसील के एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने रात को बैनर वहाँ पे जाके लगा दिया था। आप समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें राजकीयकरण करने का प्रयास होता है। क्षत्रिय समाज, यार क्या बात करूं, उनकी अस्मिता बहुत बड़ी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत उनका ऊंचा कद है और उनको ये सिर्फ अपने राजकीय फ़ायदे के लिए, उनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है तो ये सब आउटसोर्स मुद्दे उठा के अपना राजनीति वो चलाते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि ये समाज किसके साथ है। पीएम मोदी की सीट से लड़ रहे हैं और मतलब ये इसका एक अलग प्रेशर रहता है क्या कि 98 से लगातार पार्टी सीट रिटेन कर रही है। 14 में पीएम मोदी लड़े थे। पीएम मोदी की सीट इसलिए कही जाती है क्योंकि वो 14 में लड़े थे, है ना। हालांकि उसके बाद सीट पीएम मोदी ने वडोदरा की चुनी, 2 सीटों से लड़े थे तो उन्होंने वाराणसी की सीट चुनी और वडोदरा की सीट छोड़ी। तो एक अलग प्रेशर रहता है क्या? कभी पीएम मोदी से मुलाकात, बात, मार्गदर्शन मिलता है इस सीट को लेकर? आज ही मोदी साहब का मुझे पत्र आया। अच्छा, क्या था? आज शाम को ही उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि मुझे विश्वास है कि इतनी कम उम्र में आपने इतने जो दायित्व निभाए हैं तो इसमें भी आप बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और मेरे द्वारा वडोदरा की जनता को भी उन्होंने अपील किया है और अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी मुझे और सबको बोला है। आपने जो बोला कि कोई प्रेशर आता है, तो मैं बताता हूं कि मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है और इसकी वजह से मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है। पर जब 4 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, जब मैं बतौर सांसद यहाँ पे 5 साल तक काम करूँगा, तब मुझे परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा कि किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास के प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के लाभ मैं वडोदरा की जनता को दे पाऊँ। और वो चीज़ तब मुझे प्रेशर में काम करना है। इसमें प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सभी वरिष्ठ लीडर्स, मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे बूथ लेवल के लीडर्स, पेज कमेटी के हमारे मेंबर्स, वो सब लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा बूथ 100% वोटिंग हो। तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। वो कल्चर में हमें कभी भी इलेक्शन का प्रेशर नहीं आता, हमें 5 साल किस तरीके से अच्छे से काम करना है, वो चीज़ का प्रेशर होता है। धन्यवाद, काफ़ी लंबा हमारा इंटरव्यू हो गया, काफ़ी कम समय का हमने बात किया था। खैर, हमारे साथ थे हेमांग भाई, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के प्रत्याशी। हमारी बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ग्राउंड से लगातार हमारी टीम मौजूद है, बाकी राज्यों में भी है और गुजरात में मैं और अमतेश मिलकर इसको पूरा गुजरात चुनाव को कवर कर रहे हैं। गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। कैमरे पीछे हमारे साथी अमतेश, मैं हूं उदय भटनागर।